शमिता अपनी नौकरानी पर बहुत अत्याचार करती और जब शमिता का पति घर आता तो उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर उससे पूछता तो वो कहीं ना कहीं गिरने का बहाना कर देती। वह उसकी हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता और उसे कुछ पैसे देकर घर छोड़ आता। एक दिन शमिता ने पति को उसे घर छोड़कर आते हुए देख लिया और अगले दिन उसने नौकरानी को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। तो उसी समय शमिता का पति आ गया और वो उसे अस्पताल ले गया और नौकरानी के साथ वापस आया। उसने शमिता को एक पेपर पकड़ाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं नहीं मैम साहब, मैं अभी दोबारा से साफ़ कर देती हूँ, मुझे मत मारिएगा, मुझसे गलती हो गई। शीला हाथ जोड़ते हुए शमिता से मिन्नत कर रही थी कि वो उसे क्षमा कर दे, मगर शमिता आंखों में गुस्सा लिए शीला की ओर बढ़ी और हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को पूरी शक्ति से शीला की कमर पर बरसाना शुरू कर दिया और शीला की चीखें निकलने लगी। मेम साहब माफ़ कर दें, मेम साहब माफ़ कर दें। उसके होठों से बस यही आवाज़ निकल रही थी। शीला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दर्द की पीड़ा उसके चेहरे से ही दिख रही थी, मगर शमिता को उस पर कोई भी थोड़ी भी दया नहीं आ रही थी। वो बराबर उसकी कमर पर छड़ी बरसाए जा रही थी और जब शीला निढाल होकर ज़मीन पर गिर गई तो शमिता ने छड़ी रोक दी। आगे से मुझे तुम्हें यह काम समझाने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही कर लोगी तो इस तरह की सज़ा से बची रहोगी। गुस्से से कहते हुए शमिता अपने कमरे की ओर चली गई, जबकि अपने चोटिल शरीर को संभालते हुए शीला उठ गई और घर के बाकी कामों को निपटाने लगी। मगर इस बार उसके हाथ में बहुत तेज़ी थी और उस साथ ही वो सफाई से हर एक काम कर रही थी। पिछली बार वो भूली नहीं थी। शीला हमेशा कोशिश किया करती थी कि शमिता को कम से कम शिकायत का अवसर दे, मगर पता नहीं उसका भाग्य ख़राब था या शमिता की नज़रें बहुत तेज़ थीं कि हमेशा ही उसकी कोई ना कोई गलती ढूंढ लिया करती थी और फिर उसे खूब मारा करती थी। शीला के चेहरे पर भी 2-3 छड़ियाँ लगी थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे, मगर इस समय उसे अपने घाव की चिंता नहीं थी। उसके लिए यहाँ काम करना बहुत ज़रूरी था। जितनी सैलरी शमिता उसे दे रही थी उतनी कोई भी नहीं देता था। शीला अपने घर की हालत के कारण बहुत मजबूर थी, इसलिए शमिता के अत्याचार सहते हुए भी रुकी हुई थी। शीला की माँ घर में रहकर अपने बीमार पति की देखभाल किया करती थी। शीला का पिता एक बंगले में चौकीदार था, मगर गरीबी की चक्की में पिसते हुए उसे कब टीबी हो गई पता ही नहीं चला। जब बंगले के मालिक ने दया करते हुए उसका टेस्ट करवाया तब तक टीबी अपने लास्ट स्टेज पर थी और अब उसका इलाज संभव नहीं था। लेकिन मालिक ने शीला के पिता को छुट्टी देकर घर भेज दिया और एक उपकार ये किया कि हर महीने उसकी दवाइयाँ खरीद कर उसके घर पहुँचा दिया करता था। सैलरी बंद होने के बाद घर में आमदनी रुक गई और भूखे रहने की नौबत आ गई। माँ पहले ही बूढ़ी थी, लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी और फिर पति की देखभाल भी करनी होती थी, इसलिए मजबूरन शीला घर से निकल आई और वो एक बंगले में नौकरानी के रूप में काम करने लगी। उसे 15,000 रुपये महीने के मिलते थे और घर के लगभग सारे काम करने होते थे। काम करने में शीला को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ पर एक ही चीज़ थी जो उसकी सहन शक्ति से बाहर थी और वो थी शमिता की मार। शमिता को ना जाने उससे क्या चिढ़ थी कि बात बात पर उस पर गुस्सा किया करती थी और फिर इतना मारती थी कि उसके शरीर पर घाव बन जाते थे। शमिता शीला को अधिकतर उस समय मारती थी जब उसका पति घर पर नहीं होता था, लेकिन उसके शरीर पर बने हुए घाव के निशान देखकर वो अक्सर पूछ लिया करता था कि उसे ये चोट कैसे लगी है। शीला झूठ बोल दिया करती थी कि वो गिर गई थी, इस कारण उसे चोट लगी है। वो नहीं चाहती थी कि शमिता के पति को बताए और शमिता उसे घर से निकाल दे। उसे जो 15,000 रुपये महीना और खाना आदि मिल जाता था, वो सुविधा भी हाथ से निकल जाती। 15,000 रुपये भले ही एक छोटी सी रकम थी, मगर गरीब इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये 15,000 की पूंजी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गरीब लोगों को जितना मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं। आज भी शमिता से मार खाने के बाद शीला ने सारा काम किया और फिर किचन में खाना बनाने के बाद अभी अभी वो किचन से बाहर निकली थी कि शमिता का पति राजेंद्र घर पहुंच गया और शीला के चेहरे की ओर देखकर हैरान हुआ। ये आज फिर से तुम्हें चोट लग गई है? क्यों ध्यान से काम नहीं करती हो? हर रोज़ कहीं ना कहीं चोट लगा के बैठी होती हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? राजेंद्र शीला के चेहरे की ओर देखते हुए नरमी मगर उलझे हुए स्वर में सवाल कर रहा था। शीला ने अपना सर झुका दिया। साहब, हम जैसे गरीब लोगों को चोट खाने की आदत होती है, मुझे चोट लग जाती है तो पता भी नहीं चलता कि चोट लगी है। अच्छा साहब, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, क्या आपके लिए खाना लगा दूं?
राजेंद्र ने दुख भरी नज़रों से उसकी ओर देखकर नहीं में सिर हिलाया और उससे कहने लगा, चलो बाहर गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ और दवा दिला देता हूँ। शीला मना करने लगी, मगर उसके इनकार पर राजेंद्र ने ध्यान नहीं दिया और उसे घर से बाहर ले जाकर अस्पताल ले गया। वहाँ पर उसकी चोट पर मरहम पट्टी करवाने के बाद वो शीला को कुछ पैसे और खाने पीने का सामान देकर घर छोड़ आया। शमिता अपने कमरे में थी और उसे इस सारी कार्रवाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इतनी मार खाने के बाद अगले दिन शीला फिर से शमिता के घर में खड़ी थी और काम कर रही थी। उसके दिल में एक अनजाना सा भय रहता था कि कब किस समय शमिता की नज़र उस पर पड़ जाए और फिर वो किसी न किसी बहाने उसे सज़ा दे। वह हर काम पूरी तेज़ी और सफाई से करने लगी थी, मगर शरीर के घाव और पीड़ा से उसके हाथ काँप जाते थे। अगली सुबह शमिता नाश्ते के लिए मेज़ पर बैठी तो उसने एक प्लेट में मामूली सा निशान देख लिया। ये देखते ही उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। उसने ज़ोर से आवाज़ देकर शीला को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, ये कैसी सफाई की है? शीला ने हाथ जोड़कर कहा कि मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, अभी दोबारा धो देती हूँ। मगर शमिता ने उसे बात पूरी न करने दी और छड़ी उठाकर उसकी कमर पर दे मारी। शीला की चीख निकल गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। शमिता का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। वो बार बार छड़ी बरसाते हुए कहती जा रही थी कि तुम्हें सफाई करना नहीं आता, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुमसे कोई काम सही नहीं होता। शीला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिछले दिन के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि नए घावों ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। मगर वो कुछ न बोली, बस ज़मीन पर झुकी हुई बार बार हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती रही। आखिरकार जब शमिता का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने एक आखिरी वार किया और छड़ी एक और फेंक कर गुस्से से बोली, संभल कर काम करना, वरना ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। शीला निढाल होकर वहीं एक कोने में बैठ गई। उसके शरीर में पीड़ा बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ज़्यादा देर ऐसे बैठी रही तो शमिता को फिर बहाना मिल जाएगा। उसने अपने आंसू साफ किए और उठकर किचन की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने दोबारा बर्तन धोने शुरू किए तो राजेंद्र घर लौट आया। उसकी नज़र शीला के चेहरे पर पड़ी, जहाँ नए घाव के निशान थे। वो रुककर बोला कि फिर तुम्हें चोट लग गई? शीला ने नज़रें झुका ली और धीमे से कहा, साहब, सफाई करते समय पैर फिसल गया था। राजेंद्र ने दुख प्रकट करते हुए सिर हिलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। शीला ने मना किया, मगर राजेंद्र ने उसकी बात न मानी। उसे गाड़ी में बिठाकर सीधा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मरहम पट्टी की और दवाइयाँ दी। शीला वहाँ भी चुप रही। राजेंद्र ने कुछ सामान और पैसे उसके हाथ में थमाए और कहा, अब सीधा घर जाओ और आराम करो। शीला ने सर झुकाकर कहा, जी साहब, मगर फिर हिम्मत करके धीरे से बोली कि अगर आज्ञा हो तो मुझे मेरे घर के बजाय बंगले पर वापस ले चलें, थोड़ा काम बाकी है। राजेंद्र ने ज़्यादा सवाल नहीं किए और उसे वहीं ले आया। बंगले के दरवाजे पर उतरते समय शीला का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगर मैम साहब ने उसे राजेंद्र के साथ देख लिया तो उसके लिए कठिनाई बढ़ सकती है। वो सामान उठाकर धीरे से अंदर पैर रख रही थी कि अचानक शमिता सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो एक पल को रुक गई और बस शीला को घूरने लगी। शीला ने झुककर सामान उठाया और धीरे से कहा, साहब जी, मैं सब संभाल लूँगी, आप अंदर जाएं। राजेंद्र कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर की ओर बढ़ गया। अब पोर्च में सिर्फ शीला और शमिता रह गए। शमिता खामोश खड़ी थी, मगर उसकी नज़रें शीला के चेहरे पर जमी हुई थी। ये खामोशी शीला के दिल को ज़्यादा डरा रही थी। उसने जल्दी से सामान किचन में रख दिया और अपने काम में लग गई, मगर शमिता के चेहरे का वो भाव उसकी आंखों में बार बार घूम रहा था। शीला जानती थी कि यह खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। शमिता ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में वापस चली गई, लेकिन उसके दिल के अंदर आग भड़क रही थी। उसके पति ने अपनी नौकरानी को अस्पताल ले जाकर दवाइयाँ दिलवाई। ये दृश्य उसके दिल को तपा गया था। वो बार बार सोचती रही कि एक नौकरानी के लिए उसके पति का यूँ चिंतित होना उसे किसी रूप में स्वीकार नहीं, मगर उसने ज़बान नहीं खोली। वो चाहती थी कि शीला अपनी बेबसी के बोझ तले ही घुटती रहे। शीला ने शाम तक सब काम खत्म किए, मगर उसके दिल पर शमिता की नज़रों का भय सवार रहा। हर पल उसे यही लग रहा था कि मेम साहब कमरे से निकलकर फिर उस पर टूट पड़ेंगी। लेकिन जब शाम ढली और शमिता अब भी खामोश रही तो ये चुप्पी शीला के लिए किसी भी मार से ज़्यादा भयावह थी। उसने सोचा शायद मेम साहब को मौका देखकर बाद में हिसाब बराबर करना है। शमिता का दिल उस समय से ही भरा हुआ था जब उसने अपने पति को शीला के साथ अस्पताल से वापस आते हुए देखा था। वो पल उसके लिए कांटे की तरह दिल में चुभ गया था।
वो बार बार सोचती थी कि एक मामूली सी नौकरानी के लिए राजेंद्र को इतनी चिंता क्यों। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रही और शीला को देखकर उसके दिल में ईर्ष्या और गुस्से की आग और बढ़ती गई। उस रात शमिता ने शीला से कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी, जिसे शीला भी समझ गई थी। अगले दिन सुबह राजेंद्र अपने काम पर चला गया। घर में सन्नाटा फैल गया और शीला रोज़ की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गई। उसने घर की सफाई की, किचन में बर्तन समेटे और कपड़े धोने लग गई, मगर उसका दिल डरा सहमा हुआ था। उसे अंदाज़ा था कि मेम साहब की खामोशी किसी तूफान के आने का संकेत है। वो जानती थी कि शमिता मौका मिलते ही अपना गुस्सा उतारेगी। वो कोशिश करती रही कि कोई गलती ना हो, ताकि मेम साहब के पास कोई बहाना न बचे, मगर किस्मत हमेशा की तरह उसका साथ न दे सकी। शमिता कमरे से निकली और जैसे ही उसकी नज़र शीला पर पड़ी तो उसके दिल में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। वो कमरे से बाहर आई और ऊंची आवाज़ में बोली कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम चाहे कितना भी काम कर लो, तुम्हारे अंदर की सुस्ती और निकम्मेपन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। शीला ने हाथ जोड़कर कहा कि मेम साहब, मैं दिल लगाकर काम करती हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। मगर शमिता के कानों पर जू तक न रेंगी। उसने पहले से रखी हुई छड़ी उठाई और पूरी ताकत से शीला की पीठ पर दे मारी। शीला की चीख घर में गूंजी, उसके आंसू निकल आए, मगर उसने खुद को रोकने की कोशिश की। वो जानती थी कि अगर वो ज़्यादा चीखेगी तो मेम साहब को और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। मगर शमिता के वार न रुके। वो बार बार छड़ी बरसाते हुए कहती जा रही थी कि तुम्हारे नखरे मुझे अब बर्दाश्त नहीं होते। मैंने तुम्हें घर में रखा, ये तुम्हारा सौभाग्य है, वरना तुम जैसी नौकरानी को कोई दरवाजे पर भी खड़ा ना करे। शीला ज़मीन पर गिर गई और हाथ जोड़कर बार बार कहती रही कि मैम साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैम साहब, भगवान के लिए रुक जाएं। मगर शमिता के दिल में ज़रा भी दया न आई। शीला निढाल होकर ज़मीन पर लेट गई। उसकी सांस फूल रही थी और शरीर पर नील पड़ चुके थे, मगर शमिता के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे उसने एक और वार करने के लिए छड़ी उठाई तो अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और राजेंद्र अंदर आ गया। वो ये दृश्य देखकर हैरान और गुस्से से भर गया। उसने आगे बढ़कर शमिता का हाथ रोक लिया और साफ स्वर में कहा, बस बहुत हो गया। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है? शमिता राजेंद्र के इस अचानक आ जाने पर सकते में आ गई। उसकी आंखों में हैरत और गुस्से का मिलाजुला भाव था। राजेंद्र ने झुककर शीला को सहारा दिया और उसे खड़ा किया। शीला के शरीर में खून रिस रहा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। राजेंद्र ने शमिता को एक गुस्से भरी नज़र से देखा और कहा, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ, तुम्हारे अत्याचार का हिसाब तुम्हें ज़रूर देना होगा। ये कहकर वो शीला को सहारा देकर बाहर लेकर आ गया। शमिता घर के अंदर खड़ी रह गई और उसके होठों पर कोई शब्द न आया। अस्पताल में डॉक्टर ने शीला के घाव देखे तो सर पकड़ लिया। उसने कहा कि ये मामूली चोटें नहीं हैं, बल्कि बार बार मारे जाने की निशान है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस लड़की की जान खतरे में पड़ सकती है। राजेंद्र ने खामोशी से डॉक्टर की बात सुनी और शीला की दवाइयाँ लेकर उसे बाहर ले आया। उसने शीला को कुछ पानी पिलाया और धीरे से कहा कि तुम अब घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा। शीला की आंखों से आंसू निकल आए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर हिम्मत न हुई। अस्पताल से वापसी पर जब वो घर पहुंचे तो शमिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर राजेंद्र ने उसे बोलने का अवसर नहीं दिया। उसने एक लिफाफा निकाला और शमिता के हाथ में पकड़ा दिया। शमिता ने आगे बढ़कर वो कागज़ पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस पर नज़र डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैर डगमगा गए और चेहरे का रंग उड़ गया। शमिता ने दोबारा कागज़ पर नज़रें दौड़ाईं तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो डाइवोर्स के पेपर थे। राजेंद्र ने साफ शब्दों में लिख दिया था कि अब उसके साथ और ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसने कहा था कि वो सालों से उसके गुस्से और बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करता आया है। उसने ये भी लिखा था कि वो एक ऐसी औरत के साथ रहना नहीं चाहता जो न सिर्फ उसके घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, बल्कि उसके दिल पर भी बोझ की तरह बैठी है। राजेंद्र ने खुलकर ये स्वीकार भी किया था कि उसके दिल में अब शीला के लिए जगह है और वो चाहता है कि वो उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे। शीला जो एक नौकरानी थी, जिसे वो रोज़ जलील करती थी, जिसे वो मार मार के लहूलुहान कर देती थी, वही शीला अब उसके पति की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। शमिता का दिल गुस्से और ईर्ष्या से फटने लगा। उसकी सांसें बेकाबू हो गईं, उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसने कागज़ को ज़ोर से मरोड़कर अपने हाथ में मसल दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी कि एक मामूली नौकरानी किस तरह उसके जैसी औरत से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। उसके दिल को ये गवारा नहीं था कि शीला जैसी किसी लड़की को राजेंद्र अपनी ज़िंदगी में रखे। ये विचार उसके अस्तित्व को हिला देने के लिए काफ़ी था।
वो शुरू दिन से ही शीला की सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कि ये लड़की अपने सौंदर्य के जोर पर किसी दिन उसके घर का सुकून छीन लेगी, और आज उसका डर सच साबित हो गया। शमिता के दिमाग में पुरानी बातें उभरने लगी। उसे याद आया कि जब शीला पहली बार उसके घर आई थी तो राजेंद्र ने एक नज़र उस पर डाली थी। वो नज़र शमिता के दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। तब से ही उसने सोच लिया था कि वो शीला को कभी सुकून से नहीं रहने देगी। वो चाहती थी कि शीला का सुंदर चेहरा और शरीर बदसूरत हो जाए, इसलिए वो बार बार उसे कोसती, उसे मारती पीटती और छोटी छोटी बातों पर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देती। मगर आज ये सब कुछ बेकार हो गया था। राजेंद्र ने उसके अत्याचार को बर्दाश्त करने के बजाय उसे डाइवोर्स दे दी। दिल चाहा चीखे चिल्लाए शोर करे, मगर आवाज़ उसके गले में ही दबकर रह गई। वो हारे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचकर जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई थी। वो दीवार के साथ टेक लगा के देर तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। अपना सामान निकालने के बाद उसने एक आखिरी नज़र कमरे पर डाली। यही कमरा जहाँ वह दूसरों पर चीखती चिल्लाती थी, आज उसके लिए अजनबी हो गया था। वो दरवाजे तक आई और फिर जैसे पैर उठाने की हिम्मत न हो, कुछ पल वहाँ खड़ी रही, मगर आखिरकार भारी दिल के साथ उसने वो दरवाज़ा पार किया और उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। कुछ सप्ताह बाद राजेंद्र ने फैसला कर लिया कि उसे अब अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। वो जानता था कि शीला सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक इज्जतदार घर की बेटी है, जिस पर हालात ने कठोरता की थी। वो ये भी जानता था कि उसके माँ बाप बूढ़े और कमज़ोर हैं और सारा बोझ शीला के नाजुक कंधों पर है। एक दिन वो सीधा शीला के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर शीला की माँ बाहर आई। राजेंद्र ने उन्हें नमस्ते की और अंदर आने की आज्ञा चाही। उसके बाद राजेंद्र ने सीधा शीला के माँ बाप से उसका रिश्ता मांग लिया। बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता पाकर और शीला के माँ बाप बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। कुछ दिनों के अंदर विवाह की तैयारी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी। पास के मंदिर में कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने पंडित जी ने दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। शीला ने कपकपाते हाथों से अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और एक नए जीवन की शुरुआत कर दी। उस पल उसकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे, और ये आंसू दुख के भी नहीं, ये बल्कि सुकून और खुशी के थे। बरसों की प्रतीक्षा के बाद अंततः उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।